हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के अवलोक में भी आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो आपका करंट टॉपिक बना हुआ है वो है आपके मराठाज। मराठाज को लेकर के 3 पार्ट्स आपके सामने आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये जो आपकी कक्षा होगी ये पार्ट 4 के संदर्भ में होगी। और इस क्लास में जो हमारा ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो जाना चाहिए वो मराठाओं के राजनीतिक व्यवस्था में 1713 में जिस प्रकार का एक परिवर्तन लास्ट क्लास में हमने आपको दिखाया था, तो 1713 में जो आपका परिवर्तन हुआ और 1713 वाले परिवर्तन को आपने क्या माना था कि मराठाओं के राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, पेशवा जैसा पद या पेशवा जैसी शब्दावली का क्या है, एक पॉलिटिकल इमरजेंस आपके सामने आता है, यानी कि एक राजनीतिक उद्भव आपके सामने आता है। कुल मिलाकर के अब आपको ये कह करके चलना पड़ेगा कि 1713 ईस्वी से आगे की जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो आपको पेशवाओं की ओर से करके चलना पड़ेगा। तमाम प्रकार के जो पेशवागण हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे और हर प्रकार के पेशवा के पास क्या होगा, कोई न कोई तथ्यात्मक जानकारी रहेगी और वो जो आपका तथ्यात्मक जानकारी है उसी को आपको क्या बनाना पड़ेगा, परीक्षा उपयोगी आपको बना करके चलना पड़ेगा। देखो, इस चर्चा की शुरुआत में हम एक आइडेंटिफिकेशन आपको सिखाएंगे, यानी कि मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के पेशवाज आपको दिखाई पड़े उनके बारे में एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना आपको आ जाना चाहिए। और अगर आप प्रॉपरली एक आइडेंटिफिकेशन का ग्राउंड लेकर के यहां पर चलेंगे तो फिर आपको शुरुआत में ही अपने आप को यह बताना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि किस पेशवा के साथ हमें कितना समय व्यतीत करना है ना भाई, किस पेशवा के साथ हमें क्या है कितना समय व्यतीत करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के पेशवा के साथ आप प्रत्येक प्रकार का समय व्यतीत करके तो नहीं चल पाओगे ना। ऐसे में एक आइडेंटिफिकेशन आपको आ जाना चाहिए और वो जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपको यही बता करके चलेगा कि आपको किस पेशवा को कितनी ज्यादा तवज्जो देनी है और किस पेशवा को आपको हल्का सा क्या है टच करके निकल जाना है। अब मामला यह बनेगा कि 1713 वाली कहानी तो हमने आपके सामने रख दी है। अब 1713 के समय को ही अगर हम लोग आधार बनाए तो 1713 के समय से क्या होगा, लास्ट क्लास को याद करो कि एक और क्या आप दिखाएंगे, पेशवा का पद आप दिखाएंगे और एक और आप क्या दिखाएंगे, छत्रपति का पद आप दिखाएंगे। और लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया है कि छत्रपति तथा पेशवा जैसे राजनीतिक पद के मध्य क्या है, आपको एक शक्ति विभाजन का सिद्धांत आपको जोड़ के चलना है और इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत के माध्यम से आपको अपने आप को यही समझा करके चलना है कि धीरे धीरे छत्रपति क्या होगा, कमजोर होगा और पेशवा का जो पद है धीरे धीरे क्या होगा, ताकतवर बनता चला जाएगा। तो जो पहले आपके पेशवा रहे है ना, वो कौन माने जाएंगे, आपके बालाजी विश्वनाथ माने जाएंगे। तो उसी तरीके से हम कुछ आपको सिखाना चाहते हैं कि कुछ बातें शुरुआत में क्या है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी, पेशवाज की, अगर आपको कैलकुलेशन किसकी करके चलनी है, पेशवाज की अगर आपको कैलकुलेशन करके चलनी है तो पेशवाज के रिगार्डिंग आपको क्या है एक लेके चलना पड़ेगा, जिसको आप क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे भी, ग्राउंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप कहेंगे। और इसका फायदा क्या होगा ये अभी भी हमने आपको क्या बताने का कार्य किया है। अब देखो यहां पर टाइम ओरिएंटेड अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एक टाइम आप क्या लेके चलेंगे, 1713 से टाइम स्टार्ट होगा और ये समय कहां तक जाएगा, 1720 एडी तक जाएगा। तो यहां आपको क्या दिखाने हैं, यहां आपको बालाजी विश्वनाथ दिखाने हैं, यहां आपको कौन दिखाने हैं, बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाने हैं। और आप जान पा रहे हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो क्या माने गए हैं, वो मराठाओं के पहले पेशवा माने गए हैं। वो क्या माने गए हैं, वो मराठाओं के पहले पेशवा, मराठाओं के प्रथम पेशवा, मराठाओं के प्रथम पेशवा। अब इनके पास क्या क्या तथ्यात्मक जानकारी है उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपका आइडेंटिफिकेशन है उसमें कुछ इस प्रकार की हल्की फुल्की कैलकुलेशंस क्या है आपको करके चलनी पड़ेंगी
इस आइडेंटिफिकेशन में जो अगला समय आपके सामने आएगा, तो अगला समय आपके सामने क्या आएगा, 1720 से लेकर के 1740 का समय आप लेके चलेंगे। डन। और ये जो 1720 से लेकर के 1740 का समय आपके सामने आएगा, यहां आपको दिखाने हैं बाजीराव प्रथम। यहां आपको क्या दिखाने हैं, बाजीराव प्रथम। इनके साथ ठीक ठाक समय आपको क्या व्यतीत करके चलना पड़ेगा। क्यों व्यतीत करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मराठाओं के, ये क्या माने गए, मराठाओं के सर्वाधिक बहादुर पेशवा। ये क्या माने गए थे भाई, मराठाओं के सर्वाधिक बहादुर पेशवा। मराठाओं के सर्वाधिक क्या माने गए, बहादुर पेशवा। तो अगर आपका इतिहास आपको इस सिखाने का कार्य कर रहा है कि भी आप इनकी इस रूप में प्रशंसा करके चलेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि आइडेंटिफिकेशन का ग्राउंड ही आपको ये बता करके चलेगा कि जब बाजीराव प्रथम को आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको इनके साथ क्या है, अच्छा खासा समय यहां पर क्या है, व्यतीत करके चलना पड़ेगा। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आइडेंटिफिकेशन में समय क्या आएगा, अब समय क्या मिलेगा, 1740 से लेकर के 1761 के बीच का समय आप लेके चलेंगे। 1740 से लेकर के क्या है, 1761 का समय आप लेके चलेंगे। अब यहां पर आइडेंटिफिकेशन में दो प्रकार की चीजें आपको यहां पर स्टैब्लिश करके चलनी पड़ेंगी। एक तो यहीं पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध आप यहीं पर लेके चलेंगे। कहां लेके चलेंगे, यहीं पर लेके चलेंगे, क्योंकि 1761 का समय जो है ये दो प्रकार के पेशवाओं में कॉमन है। लेकिन जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो कौन से पेशवा के शासनकाल की विशेषता है, तो वहां आपका जो आंतर आएगा वह आपका आंतर 1740 और 61 के बीच में आएगा। तो यहां पर पेशवा आपको कौन मिलेंगे, यहां पर पेशवा आपको कौन मिलेंगे, तो यहां पर जो पेशवा आप लेकर के चलेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव हो जाएगा। बालाजी बाजीराव हो जाएगा, बालाजी बाजीराव हो जाएगा, है ना। तो बड़ी विशेषता हम बता रहे हैं, क्या है, हम बड़ी विशेषता आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। जब आप इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाने का कार्य करोगे तो अगला समय आप क्या लेके चल सकते हैं, 1761 से लेकर के 1772 तक का समय आप लेके चलेंगे। यहां जो पेशवा आपको दिखाई पड़ेंगे उनकी भी आपको प्रशंसा करके चलनी है। पेशवा का नाम आपको क्या मिलता है, माधवराव मिलता है। पेशवा का नाम आपको क्या मिलता है, माधवराव मिलता है। माधवराव की प्रशंसा आप किस रूप में करेंगे कि युवा पेशवा रहे, और प्रशंसा इस रूप में आगे आपको करके चलनी है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठाओं को पुनः संगठित करने का कार्य किया। मराठाओं को पुनः संगठित करने का कार्य किया। मराठाओं को पुनः संगठित करने का कार्य किया। तो कुछ इस प्रकार की प्रशंसा क्या है, आप यहां पर लेकर के चलेंगे। अब यहां पर जो अगले टाइम जोन्स आपको बनाने हैं, तो अगले टाइम जोन आप किस प्रकार से बनाएंगे, एक टाइम जोन आप कहां से कहां लेके चलेंगे, 1773 से लेके चलेंगे। एक टाइम जोन कहां से कहां जाएगा, 1773 से स्टार्ट होगा और 1795 तक जाएगा, 1795 एडी तक जाएगा। यहां जो पेशवा आप लेकर के चलेंगे वो कौन हो जाएंगे आपके, या तो उनको कहेंगे माधवराव सेकंड, या तो कहेंगे आप उनको माधवराव सेकंड, या फिर कहने का तरीका यह भी होता है माधव नारायण राव। और इन्हीं के शासनकाल को आधार बना के कहेंगे कि अंग्रेजी हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी हस्तक्षेप क्या हुआ भाई, प्रारंभ हुआ।
यानी कि ये जो पेशवा आपको दिखाई पड़ेंगे 1773 से लेकर के 1795 के मध्य, ये मराठाओं में पहले पेशवा माने गए हैं जिनके शासनकाल के दौरान ही अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का मौका मिला था। तो देख लो जो आपका आइडेंटिफिकेशन है उसके कितने फायदे हो जाते हैं। एक हल्का फुल्का ग्राउंड आपको मिल जाता है और साथ ही साथ आपको अपने आप को यह समझाने का मौका भी मिल जाता है कि कहां हमें अपनी एनर्जी को ज्यादा गहराई में जाकर के इन्वेस्ट करना है और कहां हमें मामले को क्या हल्का सा टच करके निकल जाना है। अब इसके बाद आपको कौन मिलेंगे, इसके बाद एक टाइम जोन आप लेके चलेंगे 1795 एडी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं 1818 तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये कहीं कहीं 1816 भी आपको लेखा मिल जाता है, कोई बात नहीं उसमें। और इस समय जो पेशवा आपको दिखाई पड़ेंगे, इस समय जो पेशवा आपको दिखाई पड़ेंगे, तो इस समय पेशवा का नाम क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बाजीराव सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाजीराव सेकंड आपका हो जाएगा। और बाजीराव सेकंड कौन है, अंतिम पेशवा माने जाएंगे। बाजीराव सेकंड कौन माने जाएंगे, अंतिम पेशवा माने जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, सर्वाधिक कमजोर पेशवा माने जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, सर्वाधिक कमजोर पेशवा माने जाएंगे, सर्वाधिक कमजोर पेशवा माने जाएंगे। और साथ ही साथ आपको यह कहने का मौका भी मिल जाएगा कि एकमात्र पेशवा, एकमात्र पेशवा, एकमात्र पेशवा जो कंपनी के पेंशन धारक बने, जो कंपनी के पेंशन धारक बने, जो कंपनी के पेंशन धारक बने, जो कंपनी के पेंशन धारक बने। तो इसका बड़ा फायदा मिलता है। चर्चा अगर मराठाओं को लेकर के पेशवा आधारित अगर आपकी चर्चा हो तो हम तो आपको यही कहेंगे भाई कि शुरुआत आपकी इस प्रकार से हो जानी चाहिए, है ना, कि जो आपका ग्राउंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसमें हल्की फुल्की बातें क्या सबके बारे में कर लो, है ना। बालाजी विश्वनाथ मराठाओं के पहले पेशवा हैं, इनका शासनकाल ये रहेगा। जो आपके बाजीराव प्रथम है मराठाओं के सर्वाधिक बहादुर पेशवा हैं, इनका शासनकाल ये रहेगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये किसके शासनकाल की विशेषता है, बालाजी बाजीराव। इनके पास और भी कुछ है। कार्यकाल क्या रहेगा, 1740 से 61 के बीच रहेगा। 61 यहां भी है आपका, 61 यहां भी है, लेकिन कभी भी गलती मत करना। अगर वो पूछता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके शासनकाल की विशेषता है, तो हर हाल में आपका आंसर जो है बालाजी बाजीराव ही आना चाहिए, क्योंकि यहां आगे जाकर के जब हम माधवराव की प्रशंसा करेंगे ना, तो माधवराव की प्रशंसा जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को आधार बनाते हुए की जाती है। वही मैंने लिख के आपको दिखाया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठाओं को रीऑर्गेनाइज करने का कार्य किया। और यहीं पर एक बात बता देते हैं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। माधवराव के बारे में कहा जाता है कि युवा पेशवा हैं, बहुत ज्यादा कैपेबल रहे, और इन्होंने जस्ट आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाओं को जिस प्रकार से रीऑर्गेनाइज करने का कार्य किया, मराठाओं को जिस प्रकार से पुनः संगठित करने का कार्य किया, तो कहा गया था उस समय कि मराठा जो हैं वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अपनी हार को भुला बैठे थे। इनका नेतृत्व इतना पवित्र रहा और इनका नेतृत्व इतना पाकसाफ रहा। तो अगर कॉन्सेप्ट है तो सवाल को अटेम्प्ट करना अपने आप ही क्या हो जाता है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है। 1773 से लेकर के 1795 के बीच जो आपको दिखाई पड़ेंगे, दो तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के। या तो आप कहेंगे इनको माधवराव सेकंड, या फिर क्या कहेंगे माधव नारायण राव कहेंगे। और इन्हीं के शासनकाल को आधार बना करके आपको आइडेंटिफिकेशन में कहना है ये पहले पेशवा हैं जिनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को मराठाओं की राजनीति में या अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का मौका मिला था। और 1795 से लेकर के लगभग 1818 तक के समय तक जो लास्ट पेशवा है बाजीराव सेकंड, वो सबसे कमजोर पेशवा हैं। और मराठाओं के भौगोलिक क्षेत्र पर इन्हीं के शासनकाल में क्या है, अंग्रेजों का अधिकार भी स्थापित होने वाला है। और यही एकमात्र पेशवा हैं, यही एकमात्र पेशवा हैं जो कंपनी के क्या बने थे, पेंशन धारक बने थे। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि तैयारी में जितना ठहराव रहेगा और जितना अलग अलग प्रकार से आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य करोगे, तो उतनी आपको क्या हो जाएगी भाई, आसानी हो जाएगी। तो कभी इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना
कि जिस तरीके से हमने आइडेंटिफिकेशन करना आपको सिखाया है, इसका कितना फायदा आपको मिल गया। देखिए अभी एक विंडो आपकी अच्छी खासी ओपन हो गई होगी कि वे कौन से मराठा पेशवा को हमें किस प्रकार से क्या है कैलकुलेट करके चलना है, किस प्रकार से हमें क्या है कैलकुलेट करके चलना है। डन। यहां तक कोई समस्या का भाव हमारे हिसाब से तो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर वही कहूंगा कि मेरी बातें टाइम टेकन होती हैं, उन बातों को बिल्कुल किनारे कर दो। आपका फायदा हो, आप गहराई में जाकर के अपने आप को लाभान्वित कर पाए, है ना, मेरा उद्देश्य वही रहता है। अब शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी भाई यहां से। आप दो प्रकार के टाइम जोन्स बनाओ, दो प्रकार के टाइम जोन्स आप बनाओ। एक टाइम जोन आप क्या बनाओ, 1707 से लेकर के 1749 तक बनाओ। और एक टाइम जोन आप क्या बनाओगे भाई, एक टाइम जोन आप बनाओगे 1713 से लेके 1720 तक का टाइम जोन बनाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रॉपर मतलब जो है वो आप किस रूप में लेकर के चलेंगे, तो इसका प्रॉपर मतलब कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात हम आपको बताएंगे। देखिए 1707 से लेके 1749 तक जो है आपको साहू कैलकुलेट करते रहने हैं। साहू मराठाओं के छत्रपति, लेकिन सवाल भी निकालना सीखो। मराठाओं के छत्रपति, लेकिन मैंने क्या कहा, सवाल भी निकालना सीखो। एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक, जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक, जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक छत्रपति के रूप में कार्य किया, छत्रपति के रूप में कार्य किया, छत्रपति के रूप में कार्य किया, जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक क्या है छत्रपति के रूप में कार्य किया। बन गया सवाल, बन गया सवाल। अब यहां पर 1713 से लेकर 1720 तक को किनको दिखाना है, तो ये कैलकुलेशन कहां जाएगी, बालाजी विश्वनाथ की ओर जाएगी। कहां जाएगी, बालाजी विश्वनाथ की ओर जाएगी, बालाजी विश्वनाथ की ओर जाएगी। अब यहां से बालाजी विश्वनाथ को आधार बना करके, वो तो ऑलरेडी आप कह चुके हैं, आपने लास्ट डिस्कशन में भी कहा था, आज भी आपने कह दिया है कि मराठाओं के क्या है पहले पेशवा हैं। लेकिन परीक्षा उपयोगी धरातल क्या बनाएंगे हम, तो परीक्षा उपयोगी धरातल क्या बनेगा, परीक्षा उपयोगी धरातल यह बनेगा कि असल में उस समय चल क्या रहा था, है ना। अब देखो मराठाज तो आपके कहां पर है, यहां पर है, मराठाज आपके कहां पर हैं, यहां पर है ना। और मराठाज को क्या है आप नीचे की ओर कैलकुलेट करने की बात करोगे, यानी कि दक्षिण भारत की ओर क्या है आप मराठाओं को इस प्रकार से क्या है कैलकुलेट करने की बात करोगे। अब जब दक्षिण भारत की ओर मराठाओं को इस प्रकार से आप कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो अब आपको यहां पर क्या नई बात कहने का मौका मिलेगा। तो देखो यहां पर जो आपके दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहां पर जो आपके क्या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहां पर जो आपके क्या दक्षिणी क्षेत्र हैं, तो असल में मामला क्या था, मामला यह था, आगे एक टैक्स हम पढ़ेंगे, आगे क्या हम टैक्स पढ़ेंगे, तो दक्षिणी क्षेत्रों के साथ क्या है एक टैक्स आप जोड़ के चलेंगे, और टैक्स का नाम क्या होगा आपका चौथ, टैक्स का नाम क्या होगा आपका चौथ होगा। ठीक है, इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम होगा एक क्लास में एक दिन। और चौथ के बारे में आप क्या कहते हैं भाई, वो क्या है पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर, वसूला जाने वाला कर, पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर, है ना। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है कि पड़ोसी राज्य में जो भी आपका कुल कृषि उत्पादन होगा, उस कुल कृषि उत्पादन का आपको क्या देना है 25% आपको क्या देना है, चौथा आपको देना है। इसकी कहानी ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं एक क्लास में, है ना, ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन जब मराठाओं का चैप्टर आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो जब मराठाओं का टैक्सेशन सिस्टम हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे, वहां पर इसकी प्रॉपर हम क्या ग्रेविटी दिखाने का कार्य आपको करेंगे। अब मामला क्या बनना है, मामला यह बनना है
कि जो दक्षिण भारत में मराठाओं के पड़ोसी राज्य हैं, यहां क्या है, मुगलों का राजनीतिक अधिकार। यहां पर क्या है, मुगलों का राजनीतिक अधिकार। अब बात को समझना भाई, यहां पर क्या है, यहां पर मुगलों का क्या है, राजनीतिक अधिकार है, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ मुगल्स क्या है, आपको यहां पर लेकर के चलना है। तो बाधा तो आएगी, यानी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में है ना, यहां जो मराठाओं के पड़ोसी राज्य हैं, तो ठीक है, मराठा तो अपने पड़ोसी राज्यों से साफ साफ कहते हैं कि भैया अगर आप हमारी सैनिक कार्यवाही से बचना चाहते हैं, अगर आप हमारे आक्रमण से बचना चाहते हैं, तो बदले में आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स हमने आपके सामने रख दिया है, चौथ के रूप में टैक्स है। आपके यहां पर जो भी कुल कृषि उत्पादन होता है उसको 25% आप हमें दे देंगे, और हम किसी भी प्रकार की कोई सैनिक कार्यवाही आपके खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन इन पड़ोसी राज्यों में ऐसे भौगोलिक क्षेत्र भी तो शामिल रहे, है ना। इन पड़ोसी राज्यों में क्या है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र भी तो शामिल रहे जिन पर अधिकार किसका था, मुगलों का। जिन पर अधिकार किसका था, मुगलों का, है ना। तो कलेक्शन कैसे हो, है ना। या तो भाई आपको क्या मुगलों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका व्यवहार बना हुआ है ही। आप तो अपने पड़ोसी राज्यों को बिल्कुल साफ साफ कहते हो, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि अगर आप हमारी सैनिक कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो बदले में आपको हमें क्या है, ये टैक्स पे करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे जहां पर मुगलों का राजनीतिक नियंत्रण बना हुआ था, तो जो आपके मुगल्स हैं वो मराठाओं को टैक्स क्यों दें, जो मुगल्स हैं वो मराठाओं को टैक्स क्यों दें। लेकिन इस संदर्भ में बालाजी विश्वनाथ क्या हो गए, सफल हो गए। यानी कि बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों को उस समय क्या है, बाध्य कर दिया था। हालांकि इसकी कहानी तो खैर काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन उस कहानी को यहां जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यहां सवाल हम क्या बनाएंगे, यहां सवाल हम यह बनाएंगे कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में मुगलों को चौथ देने हेतु बाध्य किया, देने हेतु बाध्य किया। तो ये लैंग्वेज इसी प्रकार से बन के आती है कि मराठाओं के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा जिसने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में मुगलों को चौथ जैसा जो आपका टैक्स है उसको देने के लिए क्या किया, बाध्य किया। साथ ही साथ यहां से एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आपको मिलेंगे, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आपको यहां पे मिल जाते हैं। और यहां पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियन आपको मिलेंगे उनका नाम क्या है, रिचर्ड टेम्पवेल है। रिचर्ड टेम्पवेल रिचर्ड टेम्पवेल है ना। तो रिचर्ड टेम्पवेल क्या कहते हैं कि ये जो हो रहा है ना इस समय, कि जो बालाजी विश्वनाथ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में मुगलों को चौथ जैसा जो कर है देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो असल में इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि एक संधि हो गई थी। हालांकि उस संधि का कोई नामकरण तो नहीं है, लेकिन एक संधि या समझौता हो गया था। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो रिचर्ड टेम्पवेल कहते हैं, है ना, इस संधि को, इस संधि या ऑब्लिक करके आप क्या समझौता भी कह सकते हैं, इस संधि ऑब्लिक समझौते को मराठाओं का व्यापारिक या मराठाओं का आर्थिक मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा, मराठाओं का आर्थिक मैग्ना कार्टा कहा, मराठाओं का आर्थिक मैग्ना कार्टा कहा। यानी कि रिचर्ड टेम्पवेल आपको यह समझाने की बात करते हैं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के संदर्भ में मुगलों की ओर से मराठाओं को जो ये टैक्स उस समय प्रोवाइड कराया गया, ये मराठाओं की क्या है, एक बड़ी सफलता है।
तो ये व्यवहार आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। साहू को तो आप क्या लगातार कैलकुलेट करते रहेंगे, 1707 से लेकर के 1749 के बीच मराठाओं के छत्रपति के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक छत्रपति के रूप में कार्य किया, लेकिन 1713 से लेकर के 1720 का जो समय आप दिया है किसको, बालाजी विश्वनाथ को, तो ये मराठाओं के पेशवा हैं। और इनको लेकर के किस प्रकार की कैलकुलेशन आपको कर लेनी चाहिए, ये बात हमने क्या आपको यहां पर समझाने का कार्य किया है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में इनकी जो सफलता है ये आपकी परीक्षा का ग्राउंड बनता है कि दक्षिण भारत में ऐसे तमाम प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र जिन पर मुगलों का क्या था, एक राजनीतिक नियंत्रण बना हुआ था, तो उन्हीं भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में क्या है, इन्होंने मुगल्स को बाध्य कर दिया था। संधि हो गया, समझौता हो गया, और मुगल्स ने यहां पर क्या कहा कि भैया ठीक है, हम आपको टैक्स पे करने के लिए क्या है, तैयार है, हम आपको टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। अब अगले जो आपके सामने पेशवा आएंगे, तो अगले पेशवा कौन है, समय क्या लेके चलेंगे, 1720 से लेकर के 1740 के बीच का समय आपको लेकर के चलना पड़ेगा। 1720 से लेकर के 1740 के बीच का समय आपको लेकर चलना पड़ेगा। और यहां पर रेफरेंस किसका लेंगे, बालाजी बाजीराव, नहीं, बाजीराव प्रथम आएंगे ना, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है। अब वो तो हम आपको बता चुके हैं कि बाजीराव प्रथम कौन है, वही जो कहां थे, बाजीराव मस्तानी में थे। ये बाजीराव प्रथम वही हैं। अगर हमने कहा कि मराठाओं के सर्वाधिक बहादुर पेशवा हैं, तो वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो सवालों की थोड़ी लैंग्वेज बना लेते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के डिस्कशन आप इस रूप में लेके चलोगे, पिंडारी समूह का, पिंडारी समूह का गठन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंडारी समूह का गठन करने वाले मराठा पेशवा, मराठा पेशवा, पिंडारी समूह का गठन करने वाले कौन है, मराठा पेशवा। अगर सवाल पूछा जाए कि निम्न में से मराठाओं का ऐसा पेशवा कौन सा रहा जिन्होंने पिंडारी समूह का गठन किया था, सो योर आंसर शुड बी बाजीराव प्रथम। अच्छा, पिंडारी समूह हम सभी लोग जानते ही हैं, लूटपाट करने का कार्य किया करते थे, लूटपाट करने का कार्य किया करते थे। ये आगे भी जुड़ेंगे, ये लगातार क्या जुड़ते रहेंगे, लूटपाट करने का कार्य किया करते थे। मराठाओं की नियमित सेना के अंग नहीं थे, मराठाओं के नियमित सेना के अंग नहीं थे, लेकिन मराठाओं की नियमित सेना को आर्थिक तौर पर मदद किया करते थे। तो जो आपका पिंडारी समूह का गठन है, तो पिंडारी समूह का गठन किसने किया, बाजीराव प्रथम ने किया। और पिंडारी समूह के बारे में आप क्या क्या बातें करते हैं कि लूटपाट करने का कार्य किया करते थे। पिंडारी समूह के अंदर के जो लोग हैं, जो आपके पिंडारीज हैं, इनको कभी भी मराठाओं की रेगुलर आर्मी के साथ आप जोड़कर नहीं चलेंगे। रेगुलर आर्मी या स्टेट इनको तब अप्रोच करता था जब आवश्यकता पड़े, है ना, क्योंकि इनका मेन जो काम है, जो सबसे बड़ी काबिलियत है, वो क्या है, आक्रमण करना भी, और आक्रमण करने की प्रक्रिया में लूटपाट का कार्य भी करना। आक्रमण करना भी और आक्रमण करने की प्रक्रिया में क्या है, लूटपाट का कार्य करके भी चलना। तो
जब मामला इस प्रकार का बन के आता था कि भी हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र पर आक्रमण करना है और लूटपाट का जो ग्राउंड है, लूटपाट की जो प्रक्रिया है, उसको भी अपना करके चलना है, तो स्टेट या रेगुलर आर्मी उस समय क्या है, पिंडारीज को अप्रोच किया करती थी कि भैया आ जाओ, हमारा थोड़ा सहयोग कर दो। और स्टेट इनको कभी भी राजनीतिक हथियार भी देने का काम नहीं करता था। युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जो भी अनिवार्य हथियार हैं, उन सभी का जो एक मैं कहना चाहूंगा, उन सभी की जो उपलब्धता है, जो पिंडारीज हैं, ये अपनी ओर से ही किया करते थे। हाँ, इतना है कि अगर किसी सैनिक कार्यवाही के साथ इनको जोड़ा जाता था और जो भी लूटपाट का कार्य उस समय हुआ करता था, उसका एक ठीक ठाक हिस्सा क्या है, पिंडारीज को दे दिया जाता था और बाकी बड़ा हिस्सा किसको मिल जाता था, मराठाओं की रेगुलर आर्मी को। तो समय की मांगों के अनुसार मराठाओं की जो रेगुलर आर्मी है, उसकी तमाम प्रकार की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाया करती थी। तो कुल मिलाकर के पिंडारी समूह का जो यहां पर गठन है, वो करने का कार्य किसने किया, वो बाजीराव प्रथम ने किया। दूसरी बात जो है, बाजीराव प्रथम के बारे में आपको ये कह करके चलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है परीक्षाओं में, है ना। शिवाजी महाराज के पश्चात शिवाजी महाराज के पश्चात मराठाओं का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार किया। यानी कि अब तक ये प्रशंसा शिवाजी महाराज के संदर्भ में थी, लेकिन ये कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने शिवाजी महाराज के पश्चात, है ना, यह मराठाओं का इतिहास है कि शिवाजी महाराज को अभी भी हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज के पश्चात अगर किसी ने मराठाओं का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार किया था, तो आंतर क्या होगा आपका, आंतर आपका हो जाएगा बाजीराव प्रथम। आंतर आपका क्या हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। साथ ही साथ यहां एक बात और जोड़ के चलेंगे कि शिवाजी महाराज के पश्चात गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े जानकार। ये बात भी क्या आपको यहीं पर जोड़ के चलनी पड़ेगी। यानी कि इनकी बार बार जो आप समानता है या जो संबंध है, वो शिवाजी महाराज के साथ थोड़ा क्या लेकर के चलेंगे। तो एक बात तो हमने क्या बताया, पिंडारी समूह के बारे में आपको बताया कि पिंडारी समूह का जो फॉर्मेशन है, ये बाजीराव प्रथम की ओर से करवाया गया था। पिंडारीज को आप यहां पर किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे, ये बात हमने क्या है आपके सामने यहां पर क्या है बना दी है। साथ ही साथ शिवाजी महाराज के पश्चात मराठाओं का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार करने वाले माने गए हैं, वो शिवाजी महाराज के पश्चात गुरिल्ला वार टेक्निक के क्या हैं, ये मराठाओं में सबसे बड़े क्या हैं, जानकार हैं। मराठाओं में क्या है, सबसे बड़े क्या हैं, जानकार हैं। अब देखिएगा, क्योंकि अब ये मुझे कराना पड़ेगा, ये इस नाते कराना पड़ेगा कि 2021 में जो आपके यहां पर लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक सवाल बिल्कुल यहीं से पुटअप किया गया था। 2021 में जो आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इतिहास का एक बहुत ही बढ़िया सवाल पुटअप किया गया, और वो जो आपका बढ़िया सवाल है वो मराठाओं पर ही आधारित रहा। मामला किसका है, मामला यह है कि आपके पास क्या है, आपके पास है गुरिल्ला वार टेक्निक। आपके पास क्या है, गुरिल्ला वार टेक्निक। आपके पास क्या है, गुरिल्ला वार टेक्निक। तो गुरिल्ला वार टेक्निक के रिगार्डिंग एक इक्वेशन हम आपको देना चाहेंगे, और इक्वेशन में क्या है, प्रॉपर आपको सीक्वेंस लेकर के चलना पड़ेगा। हमारे यहां पर गुरिल्ला वार टेक्निक जो है, इसका सबसे पहला जो प्रयोग है, इक्वेशन बनेगी कहां से, तो सबसे पहला प्रयोग कौन करेंगे, महाराणा प्रताप करेंगे।
महाराणा प्रताप करेंगे, मुगलों के अगेंस्ट करेंगे, महाराणा प्रताप करेंगे, मुगलों के अगेंस्ट करेंगे, है ना। और आप चंबल की घाटी का जिक्र कर सकते हैं या आप अरावली माउंटेन का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गुरिल्ला वार टेक्निक का जिक्र करते हैं तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र करना क्या है, आपकी अनिवार्यता बन जाती है। महाराणा प्रताप को फॉलो करने का काम करेंगे साउथ इंडिया में एक व्यक्ति मिलेंगे, मलिक अंबर। तो साउथ इंडिया में जो मलिक अंबर हैं वो गुरिल्ला वार टेक्निक के साथ जो है अपना अच्छा जुड़ाव लेकर के चलते हैं, अपना बढ़िया जुड़ाव लेकर चलते हैं। दक्षिण भारत में पहाड़ी क्षेत्र है तो ये कैलकुलेशन अपने आप ही आपकी क्या इफेक्टिव हो जाएगी। मलिक अंबर को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, शिवाजी महाराज। मलिक अंबर को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, शिवाजी महाराज। और फाइनली शिवाजी महाराज को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, बाजीराव प्रथम करेंगे। कौन करेंगे, बाजीराव प्रथम करेंगे, बाजीराव फर्स्ट करेंगे। तो 2021 में जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यही सवाल पुटअप किया गया था कि गुरिल्ला युद्ध तकनीक के संदर्भ में शिवाजी महाराज ने किसको फॉलो करने का कार्य किया, तो वहां पर आपका आंसर क्या आया होगा, मलिक अंबर आया होगा। तो ये इक्वेशन जो है ये कारगर है। ये पूरा सीक्वेंस हमने आपको बना के दिखाया है कि अगर आप अपने यहां गुरिल्ला वार टेक्निक को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो गुरिल्ला वार टेक्निक के रिगार्डिंग आपका व्यवहार किस प्रकार का हो जाना चाहिए। हमारे यहां सबसे पहला प्रयोग महाराणा प्रताप की ओर से है। महाराणा प्रताप को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, मलिक अंबर। मलिक अंबर को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज को फॉलो करने का काम कौन करेंगे, बाजीराव प्रथम करेंगे। अब कल के दिन सवाल यह जाए कि गुरिल्ला युद्ध तकनीक के संदर्भ में मलिक अंबर ने किसको फॉलो किया, महाराणा प्रताप। कल के दिन सवाल यह जाए कि गुरिल्ला युद्ध तकनीक के संदर्भ में बाजीराव प्रथम ने किसको फॉलो किया, शिवाजी महाराज, है ना। या अगर सवाल यह जाए कि हमारे यहां पर गुरिल्ला युद्ध तकनीक का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। कुछ सावधानियां आपको लेकर चलनी पड़ेंगी कि अगर मामला गुरिल्ला वार टेक्निक का है तो आप ये कहेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में कारगर नहीं, 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 तो फिर क्या कहना है, पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, उपयोगी है। पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी है क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, छापामार युद्ध तकनीक। क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, छापामार युद्ध तकनीक भी इसको क्या है, कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, छापामार युद्ध तकनीक भी इसे क्या है, कहा जाता है। तो गुरिल्ला युद्ध तकनीक के संदर्भ में सवाल बना सकता है कि निम्न कथनों पर विचार करो, आपको परेशान कर सकता है। तो फिर ये आपको प्रॉपर बताना आ जाना चाहिए कि मैदानी क्षेत्रों में क्या है, कारगर नहीं है। अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, है ना, अफगानों का सामना मराठाओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाता तो अफगानों को भारत से बाहर निकलने का रास्ता ना मिलता। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की डिफीट का ये एक मेजर रीजन भी बताया जाता है कि वो मैदानी क्षेत्रों में फाइट कर रहे थे। और जो आपके मराठाज हैं ये मैदानी क्षेत्रों में उतने अच्छे फाइटर्स नहीं माने गए जितने पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, ये अच्छे फाइटर माने गए। मराठा प्रशंसा के पात्र हैं इस बात को लेकर के कि अपनी घुड़सवार सेना को आधार बना करके वो मैदानी क्षेत्रों में इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते थे जितना पहाड़ी क्षेत्रों में कर जाते थे। ये टेक्निक ये काम कैसे करती है, ये काम ऐसे करती है कि आप रफली कुछ क्या बनाएंगे, मान लीजिए आपने इस प्रकार से क्या बनाया, कुछ ये पहाड़ी क्षेत्र आपने इस प्रकार से बना दिए, ये कुछ इस प्रकार से आपने क्या बना दिए, ये पहाड़ी क्षेत्र आपने क्या कुछ इस प्रकार से बना दिए। मान लीजिए कोई सेना ऐसे आ रही है, क्या कहा, कोई सेना जो है ये ऐसे आ रही है, ये ट्रैक बना लेते हैं, कोई सेना जो है ये ऐसे आ रही है इस तरीके से। तो इस सेना का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ये क्या है, ये शत्रु सेना है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, शत्रु सेना कहेंगे, है ना। अब शत्रु सेना पर आक्रमण कौन करेंगे,
उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं, तो शत्रु सेना पर आक्रमण जो है वो हमें किसकी ओर से कराना है? तो शत्रु सेना पर जो आक्रमण है वो हमें किसकी ओर से कराना है? वो कराना है मराठाओं की ओर से। तो मराठास क्या काम करेंगे? मराठा देखिए, ये जो आपका एक पहाड़ी क्षेत्र हमने बनाया है, मराठा यहां इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल हिडन फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे भाई। कैसे दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल हिडन फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल हिडन फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि इस पहाड़ी का जो आपका नेचुरल वेजिटेशन होगा, इस पहाड़ी का जो आपका नेचुरल वेजिटेशन होगा, उसी नेचुरल वेजिटेशन के साथ क्या है, अपने आप को मर्ज कर लेंगे, अपने आप को छिपा लेंगे, है ना। और जैसे शत्रु सेना, मान लीजिए क्या है, जैसे शत्रु सेना क्या है यहां से आएगी, तुरंत क्या होगा? आक्रमण होगा। तुरंत क्या होगा? अटैक होगा। तुरंत क्या होगा? आक्रमण होगा। यानी कि सामने वाले को अपने आप को तैयार करने का मौका ही नहीं मिला करता था। सामने वाले को अपने आप को क्या है, तैयार करने का मौका ही नहीं मिला करता था। तो इस टेक्निक के सारे मराठाओं ने काफी अच्छे या सफल सेना अभियान किए। और गुरिल्ला वार टेक्निक जो है, इक्वेशन तो हमने आपको बता दी है कि पहला प्रयोग कौन है? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप को फॉलो करने का काम कौन करेंगे? मलिक अंबर साहब करेंगे। मलिक अंबर को फॉलो करने का काम कौन करेंगे? शिवाजी महाराज करेंगे। और शिवाजी महाराज को फॉलो करने का काम कौन करेंगे? बाजीराव प्रथम करेंगे। लेकिन ये टेक्निक काम कैसे करती है, थोड़ा सा आपको हमने क्या यहां पर समझाने का प्रयास किया है। मैदानी क्षेत्रों में कारगर नहीं है और पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी मानी गई है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? छापामार युद्ध तकनीक कहते हैं। और अगर आप छापामार युद्ध तकनीक के साथ इसका जोड़ाव करके चलेंगे तो फिर आपको ये इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है यहां पर करके चलनी पड़ जाएगी। अच्छा, जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम के बारे में एक बात और आप याद रखेंगे। बाजीराव प्रथम के बारे में एक कोटेशन आपके परीक्षाओं में आता है, और कोटेशन आपके परीक्षाओं में किस रूप से आता है, ध्यान से सुनना। सवाल यह पूछा जाता है कि निम्न में से मराठाओं का ऐसा पेशवा कौन सा रहा? निम्न में से मराठाओं का ऐसा पेशवा कौन सा रहा जिसने मुगल साम्राज्य की तुलना एक बूढ़े वृक्ष के साथ की? क्या कहा हमने? निम्न में से मराठाओं का ऐसा पेशवा कौन सा रहा जिसने मुगल साम्राज्य की तुलना एक बूढ़े वृक्ष के साथ की, एक बूढ़े पेड़ के साथ की, और कहा कि हमें इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा, इसकी शाखाएं अपने आप ही टूट जाएंगी। तो ये जो आपका कोटेशन है, इस कोटेशन के साथ जो प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध आप लेकर चलेंगे वो बाजीराव प्रथम का ही क्या है, आप लेकर के चलेंगे। असल में आप इसकी गहराई कभी समझना ठंडे दिमाग से। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मुगल साम्राज्य जो है एक बूढ़े पेड़ के समान हो गया है। यानी कि मुगल साम्राज्य की जो वीकनेस है वो आपके सामने रखने की बात करते हैं, और कहते हैं कि हमें इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा, यानी कि मुगल शासक के पद पर ही प्रहार करना होगा। और जैसे हम मुगल शासक के पद पर प्रहार करने की बात करेंगे, जो भी इसकी अदर पॉलिटिकल ब्रांचेस हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो ये जो आपका कोटेशन है, ये कोटेशन भी क्या है, लगातार क्या है भाई, आपसे आपकी परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है। तो बाजीराव प्रथम के बारे में ये 4-5 प्रकार के जो रेफरेंसेस हमने आपके सामने रखे हैं, ये रेफरेंसेस आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। कोटेशन भी याद रखना भाई, कोटेशन भी आपको याद रखना है कि मराठाओं में ऐसे पेशवा कौन से रहे हैं जिन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य की जो तुलना है एक बूढ़े वृक्ष के साथ की, और कहा कि हमें इसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा, इसकी जो शाखाएं हैं वो अपने आप ही क्या है, टूट जाएंगी। इसकी जो शाखाएं हैं वो अपने आप ही क्या है, टूट जाएंगी। अब अगली कैलकुलेशन करते हैं। अगली कैलकुलेशन जो जाएगी आपकी, वो टाइम हमने आपको बता रखा है। वो टाइम आप क्या लेके चलेंगे, 1740 से लेकर के 1761 के बीच आप टाइम लेके चलेंगे। ठीक है। इस समय पेशवा आपको कौन दिखाने हैं, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इस समय मराठाओं के पेशवा आपको कौन दिखाने हैं भाई, बालाजी बाजीराव आपको दिखाने हैं, बालाजी बाजीराव। डन। अब देखो यहां पे होता क्या है, यहां पर जैसे ही आप
1749 एडी का समय कैलकुलेट करोगे, जैसे आप यहां पर 1749 ईस्वी का समय कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर आपके सामने ग्राउंड बन के आ जाएगा साहू की मृत्यु। साहू जो अब तक छत्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, साहू की मृत्यु आपके सामने आ जाएगी। ओके, साहू की मृत्यु क्या आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पे देखिए 1749 में क्या साहू की मृत्यु आपके सामने आ जाएगी। अगला समय जो आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे वो 1750 एडी का, यानी कि 1750 ईस्वी का समय जो है आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे। अब 1750 ईस्वी में क्या होगा, ये संगोला की संधि होगी। संगोली नहीं है भाई, ये संगोला की संधि है। क्या है, संगोला की संधि। संगोला की संधि। तो एक बात तो ये कि संगोला की संधि के साथ आप जब पेशवा का जुड़ाव करने की बात करोगे तो पेशवा कौन मिलेंगे आपको, बालाजी बाजीराव मिलेंगे। बालाजी बाजीराव आपको दिखाई पड़ेंगे, बालाजी बाजीराव आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि अगर यह भी आपसे पुटअप किया जाता है कि संगोला की संधि के समय मराठाओं के पेशवा कौन थे, तो यह भी आपको बताना आ जाना चाहिए। तो संगोला की संधि के समय जो मराठाओं के पेशवा कौन है, वो बालाजी बाजीराव है। अब संगोला की संधि का मामला क्या बनेगा, संगोला की संधि का मामला यह बनेगा कि इस संधि ने हमेशा हमेशा के लिए, इस संधि ने हमेशा हमेशा के लिए, इस संधि ने हमेशा हमेशा के लिए छत्रपति के पद को, छत्रपति के पद को, छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया। छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया। छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया। इस संधि ने हमेशा हमेशा के लिए क्या है, छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया, है ना। तो यहां कई बार क्या है, एक कोटेशन आपसे पूछा जाता है, या इसको अच्छी लैंग्वेज बना लेते हैं। ये तो आप दिखा पा रहे हैं कि भाई संगोला की संधि ने क्या है, हमेशा हमेशा के लिए पेशवा छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया। यानी कि अब सब कुछ कौन माना जाएगा, पेशवा ही माना जाएगा। सब कुछ कौन माना जाएगा, पेशवा ही माना जाएगा। तो मतलब एक लैंग्वेज आप बना सकते हैं कि किस पेशवा के शासनकाल में, किस पेशवा के शासनकाल में शक्तियों का संपूर्ण केंद्रीयकरण, शक्तियों का संपूर्ण केंद्रीयकरण पेशवा जैसे पद में हो गया। 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 तो अगर आप इस सवाल का आंसर यहां पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि किस पेशवा के शासनकाल में शक्तियों का जो आपका कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है वो पेशवा जैसे पद में हो गया, तो यहां पर आपको क्या स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। तो फिर यहां पे आपको कहानी क्या बनानी पड़ेगी। अगर आप आंसर बताना चाहते हैं तो आंसर में तो आपको भूमिका किसकी लेके चलनी पड़ेगी, संगोला की संधि की। आंसर में भूमिका आपको किसकी लेके चलनी पड़ेगी, संगोला की संधि की। और अगर आप अपने आंसर में भूमिका संगोला की संधि की लेके चलेंगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, तो भाई यहां पर फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बालाजी बाजीराव। तो 1740 से लेकर के 1761 के बीच जो मराठाओं के पेशवा बालाजी बाजीराव आपको दिखाई पड़ेंगे, वहां गंभीर परिवर्तन आपके सामने आ रहा है। यानी कि जैसे 1749 एडी में साहू की डेथ हो जाएगी, वैसे जो तमाम प्रकार के मराठा सरदार हैं वो क्या है, वो यूनिफाइड हो जाएंगे, एकताबद्ध हो जाएंगे, संगोला की संधि को संपन्न करवाएंगे और कह देंगे कि भैया छोड़ो। जब शक्तियों का विभाजन पहले से चला रहा है, छत्रपति का पद धीरे धीरे कमजोर बन रहा था और पेशवा जैसा पद धीरे धीरे क्या है, शक्तिशाली बनने का कार्य कर रहा था। तो एक काम करते हैं, छत्रपति के पद को क्या है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं।
तो किस पेशवा के शासनकाल में शक्तियों का वेरी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड वेरी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन केवल पेशवा के पद में ही हो गया? इसका मतलब क्या है कि अब छत्रपति नहीं रहा, तो यहां भूमिका आपको किसकी बनानी पड़ेगी? संगोला की संधि की भूमिका आपको बनानी पड़ेगी। और जब आप संगोला की संधि की भूमिका बनाने का काम करेंगे तो यहां पर आंतर क्या जाएगा आपका? बालाजी बाजीराव हो जाएगा। यहां पर आपका आंतर क्या जाएगा भाई? बालाजी बाजीराव क्या है आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के पास और क्या है? एक सवाल का ग्राउंड तो हमने ये बना के आपको दिखा दिया है। दूसरा तो फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD, 1761 ईस्वी। तो इस समय अगर आप पेशवा लेके चलेंगे तो पेशवा कौन हो जाएंगे? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें आप दिखाएंगे दावेदारी का धरातल, दावेदारी का धरातल। और ये जो दावेदारी का धरातल होगा ये दिल्ली के संदर्भ में होगा, दिल्ली के संदर्भ में होगा, दिल्ली के संदर्भ में होगा। क्या होगा? दिल्ली के संदर्भ में होगा। ये जो आप दावेदारी यहां पर दिखाने की बात करेंगे दिल्ली के संदर्भ में होगा। दिल्ली के संदर्भ में होने का मतलब क्या है कि अफगान दिल्ली पर अपना राजनीतिक नियंत्रण, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ओके, और यहां पर क्या होगा? मराठा दिल्ली पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो दिल्ली को लेकर के दावेदारी है क्योंकि मुगल शासक का जो पद है ना, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा उदासीन बना हुआ है। तो यहां पर मराठा जी मान के चल रहे हैं कि भाई भारतीय मानचित्र पर अगर किसी की व्यवस्थित राजनीतिक दावेदारी है किसी विदेशी आक्रमणकारी के समक्ष, तो किसकी बनती है? मराठाओं की बनती है। आप जानते हैं कि अफगानों को लीड करने का काम कौन करेंगे? मेजरली कौन करेंगे? अहमद शाह अब्दाली साहब करेंगे। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये पूरा बिल्कुल उद्देश्य बना के भारत में आया हुआ है कि दिल्ली पर मुझे अपना जो है ये पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करके चलना है। लेकिन सामने मराठाज आ गए और मराठाज ने यह कहा कि नहीं, यह संभव नहीं हो पाएगा। हम जो भी चुनौतियां आपके समक्ष रख सकते हैं उन तमाम प्रकार की चुनौतियों को क्या है आपके समक्ष रखा जाएगा। बालाजी बाजीराव जो हैं ये इस समय पेशवा आपको अवश्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके चचेरे भाई मिलेंगे आपको जिनका नाम क्या है? सदाशिव राव। सदाशिव राव के बारे में कहा जाता है कि पेशवा बनने के संदर्भ में उनके पास योग्यताएं काफी ज्यादा प्रभावशाली रही, लेकिन उन्होंने कभी भी पेशवा के पद को लेकर के अपने दावेदारी का प्रस्तुतिकरण किया नहीं।
सदाशिव राव ने आसपास की जो आपकी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं उन क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्तियों को अप्रोच करने का कार्य किया और उनको समझाने का कार्य किया कि मामला भारत की शान का है, मामला भारतीय मानचित्र की राजनीतिक प्रतिष्ठा का है, हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा और अहमद शाह अब्दाली के समक्ष क्या है, अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। सदाशिव राव का कद भी काफी ऊंचा था, है ना। सदाशिव राव का जो कद है वो काफी ऊंचा कद था। जब उन्होंने क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्तियों को अप्रोच करने का कार्य किया तो क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्तियां मना नहीं कर पाई, लेकिन ये वही क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्तियां थीं जिनसे लगातार मराठाओं ने क्या है, टैक्स वसूला था, और टैक्स का नाम क्या था, चौथ। तो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन था कि मराठाओं ने लगातार अपनी एक व्यवस्थित सैन्य संगठन का डर हमें दिखाया और हमको बाध्य किया कि मराठाओं को लगातार क्या है, चौथ के रूप में क्या है, टैक्स पे करते रहे। तो सामने तो उन्होंने हां कर दी, लेकिन बाद में पासा पलट गया। अब इस प्रक्रिया में मजेदार, बहुत ज्यादा मैं कहना चाहूंगा मजेदार बात किया वो ये है कि इस प्रक्रिया में जो सदाशिव राव हैं इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अप्रोच किया था, क्योंकि सदाशिव राव का यह मानना था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जो है एक बहुत ही व्यवस्थित सैन्य संगठन है और अगर इस व्यवस्थित सैन्य संगठन का प्रयोग अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हो जाए तो कहानी बढ़िया बन जाए। तो शुजाउद्दौला साहब ने कहा कि चलो ठीक है, हम अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट जाएंगे और बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध क्षेत्र में क्या है, आपका सहयोग करने की बात करेंगे। लेकिन जब लोग बैटलफील्ड में पहुंचे तो सहयोग किसका कर दिया, अहमद शाह अब्दाली का। सहयोग करना किसका चाहिए था, मराठाओं का, लेकिन सहयोग किसका किया, अहमद शाह अब्दाली का। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अगर यहां पे बैटल का जिक्र आपने किया है, यहां पे अगर बैटल का जिक्र आपने किया तो इसके पक्ष आपको बनाने पड़ेंगे और पक्ष में एक और क्या हो जाएंगे, आपके अफगान हो जाएंगे और एक और आपके क्या हो जाएंगे, मराठा हो जाएंगे। एक और आपके अफगान हो जाएंगे, एक और आपके क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर मराठा हो जाएंगे। अच्छा, अफगानों की ओर से जो बड़े बड़े करैक्टर आप दिखाएंगे तो एक करैक्टर तो आप क्या लेके चलेंगे, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली क्या लेके चलेंगे, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली के साथ ये जोड़ लेते हैं अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। इसका जुड़ाव जरूरी है क्योंकि कायदे के अनुसार इसको मराठाओं का सहयोग करके चलना चाहिए था, क्योंकि पहले बातचीत हो गई थी, लेकिन जब बैटलफील्ड में जाने की बारी आई तो ये किनके साथ पाए गए, अहमद शाह अब्दाली के साथ पाए गए। अच्छा, इधर जो आपके मराठाज हैं तो मराठाओं के साथ हम तीन प्रकार के करैक्टर यहां पे क्या है, जोड़ के चलेंगे। एक करैक्टर आपके जोड़ेंगे कौन, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी, इब्राहिम गारदी। एक करैक्टर कौन है, सदाशिव राव, सदाशिव राव। और एक करैक्टर कौन आपके, विश्वास राव। एक करैक्टर कौन जोड़ेंगे भैया आपके, विश्वास राव, विश्वास राव, है ना। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो सदाशिव राव हैं वो पेशवा जो आपके बालाजी बाजीराव हैं उन्हीं के चचेरे भाई हैं, और जो विश्वास राव हैं वो पेशवा के क्या हैं, पुत्र हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जो इब्राहिम गारदी के बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं का जो आर्टिलरी सिस्टम है, यानी कि मराठाओं को जो आपका तोपखाना है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया है, इब्राहिम गारदी। अब पहले बना लेते हैं लैंग्वेज कि इब्राहिम गारदी का जुड़ाव क्यों किया गया, मराठाओं के तोपखाने का, मराठाओं के तोपखाने का नेतृत्व किया। मराठाओं के तोपखाने का क्या है, नेतृत्व किया था किसने, इब्राहिम गारदी ने।
असल में इब्राहिम गारदी को सदाशिवराव दक्षिण भारत से उठा करके लेके आए थे, और इब्राहिम गारदी के बारे में कहा जाता है कि बैटलफील्ड में जो आर्टिलरी सिस्टम है, बैटलफील्ड में जो आर्टिलरी सिस्टम है उसका वेरी सिस्टमेटिक यूज इब्राहिम गारदी को करना बहुत अच्छे से आता था। मैं तो कई बार क्लासेस में कहा हूं कि अगर मराठाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो गोला बारूद की संख्या है ना, वो अगर इब्राहिम गारदी जैसे व्यक्ति को व्यवस्थित प्रकार से दे देते तो इब्राहिम गारदी अकेला ही क्या है अहमद शाह अब्दाली पर भारी पड़ता। लेकिन उस समय मराठाओं के पास संसाधनों का काफी अभाव रहा, और संसाधनों के अभाव ने बैटलफील्ड में इब्राहिम गारदी को परास्त करने का कार्य भी किया। क्योंकि कहानी इसमें यह है कि जब दक्षिण भारत से सदाशिवराव इनको अपने साथ लेकर के आए तो मराठाओं ने मना कर दिया। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था, बाजीराव मस्तानी वाला कहानी बना हुआ था। मस्तानी को लेकर के क्या है, ये जो आपके मराठाज हैं ये मुस्लिम कलेक्टर को आने की परमिशन तक नहीं दे रहे थे। हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मस्तानी है उनके जो पुत्र रहे थे उनका योगदान रहा था, वो भी किस कारण, सदाशिवराव के कारण। लेकिन इब्राहिम गारदी के बारे में सदाशिवराव ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं। और सदाशिवराव को जो आपके मराठाज हैं ये बिल्कुल भी खोने की स्थिति में नहीं थे। इस नाते इब्राहिम गारदी पर आपका जो एग्जामिनर है वो ज्यादा जोर डालने का कार्य करता है। बहुत ही योग्य आदमी था। या हिंदू मुसलमान करने का कोई मतलब है ही नहीं, हम सब लोग तो विद्यार्थी हैं, और जिसके पास योग्यता है तो उसकी प्रशंसा करना बनता भी है। लेकिन कुल मिलाकर के संसाधनों के अभाव ने, और अवध का नवाब जो आपका शुजाउद्दौला है, ये जो अचानक से किसके साथ जुड़ा, ये जो अचानक से अहमद शाह अब्दाली के साथ जुड़ा, इसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। इसने क्या है, पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। और युद्ध का पासा कैसे पलटा, तो युद्ध का पासा ऐसे पलटा भाई, निष्कर्ष में कुछ बातें जोड़ लो। मराठाओं की हार, मराठाओं की हार। नंबर 2, युद्ध का आंखों देखा वर्णन, युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया, काशीराज पंडित ने किया। युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया, काशीराज पंडित ने किया। नंबर 3, दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली, दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार स्थापित नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ। ये गौर करने वाली बात है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी सफलता है और मराठाओं की क्या असफलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अहमद शाह अब्दाली है वो दिल्ली पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए बिना ही क्या है, मध्य एशियाई क्षेत्रों की ओर लौट गया, है ना। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली मराठाओं की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और अहमद शाह अब्दाली ये भी जान पा रहा था कि मराठाओं के पास संसाधनों का अभाव रहा। यदि मराठाओं के पास संसाधनों का अभाव ना रहता तो इस बैटलफील्ड में हम लोगों को बहुत ही प्रभावशाली और राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ता। मराठाओं की वीरता को ध्यान में रखते हुए, मराठाओं के डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए, और विशेष तौर पर सदाशिवराव की वीरता को ध्यान में रखते हुए अहमद शाह अब्दाली ने साफ साफ कहा कि भैया हम सफल अवश्य हो गए हैं, लेकिन हम दिल्ली पर अपने राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित नहीं करेंगे। यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली क्या है, जीत कर भी हार गए, और मराठास क्या है, हार कर भी जीत गए। आई बात समझ में। तो बालाजी बाजीराव के पास 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो संगोला की संधि के साथ आप उनका जुड़ाव करके चलेंगे, है ना, और संगोला की संधि के अंदर की बातें जो हैं वो किस रूप में आपको कैलकुलेट करके चल रही हैं वो बातें हमने आपको बताई दी हैं। और एक आप क्या जोड़ के चलेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत।
क्या जोड़ के चलेंगे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जुड़ाव करेंगे। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय फिर वही कहूंगा कि अगर आपको मराठाओं के पेशवा बताने पड़ जाए तो आपका आंसर माधवराव नहीं होना चाहिए, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? बालाजी बाजीराव ही आ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की इस चर्चा में पेशवाओं को लेकर के हमने आइडेंटिफिकेशन का ग्राउंड आपको दिया, बालाजी विश्वनाथ की कैलकुलेशन आपके सामने की, बाजीराव प्रथम की कैलकुलेशन आपके सामने की और बालाजी बाजीराव की कैलकुलेशन आपके सामने की। यहां से आगे बढ़ने का एक तरीका जो है, अब हम यहां से आगे तुरंत नहीं बढ़ सकते, अब यहां से आगे हमें अलग अलग प्रकार के कुछ ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में थोड़ी बेचैनियां दिखानी पड़ेंगी, थोड़ा अव्यवस्था का माहौल दिखाना पड़ेगा, है ना, नाना फडणवीस जैसे व्यक्ति को एक्टिव कराना पड़ेगा और तब जाकर के हमको ये कहने का मौका मिलेगा कि मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो यहां से आगे की जो आपकी चर्चा है वो अगली क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप जान ही पा रहे होंगे कि किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं हो रही है, मामले व्यवस्थित तौर से आपके सामने रखे जा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करके चल रहे हैं कि तथ्यात्मक जानकारी ठीक ठाक मात्रा में आपको मिलती रहे। हालांकि कॉन्सेप्ट तो साथ में काम करेगा ही करेगा, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी जिस रूप में आपके सामने आ जानी चाहिए उस रूप में हम क्या है उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो करने का कार्य कर रहे हैं। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।